जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज ये क्लास 12 का मेरा पहला वीडियो है जो आपके लिए प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और चूंकि साहित्य, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है बच्चों, ये थोड़ा सा पढ़ने समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं से आपके हिंदी साहित्य के इतिहास को आसान बनाते हुए, यहीं से समझाते हुए आपको और पढ़ते समझते हुए चलते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा कहाँ से शुरुआत हुई, किसने पहले शुरुआत की, वो अपने देश के थे या विदेश के थे। बहुत सारी चीजें इसमें दिए हैं बच्चों, तो आइए समझते हैं बहुत अच्छे से चीजें। तो चूंकि बच्चों आप छोटे से मोटिवेशन के साथ हम आपको ये क्लास प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मोटिवेट होके चीजें जब पढ़ा जाता है बैठ के तो ज्यादा समय तक दिमाग में बना रहता है। तो बच्चों देखिए, आप आज जो बीत रहा है समय, आज जो आप सीख रहे हैं, आप ही कल के भविष्य हो। और जो आज आप सीख रहे हो वो आपके भावी जीवन में, अर्थात आने वाले जो जीवन है आपका, आने वाला समय है, वो आपको ये जो आप आज सीख रहे हो हर कदम पे काम आएगा। आपको प्रोत्साहित करेगा अच्छे कार्यों के लिए, आपको एक नया रास्ता दिखाएगा और आप भी एक दिन किसी के आदर्श के रूप में आप भी पहचाने जाओगे। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर क्लास जो ये 11 है बच्चों, इसके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके सिलेबस में हिंदी गद्य है या हिंदी काव्य है, संस्कृत है, और हिंदी गद्य में जो बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे एकांकी हो गया, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, व्याकरण, बहुत सारी चीजें हैं नहीं, उपन्यास, कहानी, नाटक, हर प्रकार की विधाएं, प्लस ये जो हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, इस इतिहास का कैसे विकास हुआ, इस सब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले अच्छे से विस्तार से 2-4 वीडियो में, चूंकि बड़ा है तो 2 से 4 वीडियो बनेंगे, इसमें अच्छे से पहले समझ लेते हैं, थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित हम क्वेश्चन कराएंगे। तो चूंकि थ्योरी आप समझे रहेंगे, उससे संबंधित कुछ लेखक रचनाओं के बारे में आपको बताएंगे, जिसे आप लर्न करते जाएंगे, कॉपी में इंपॉर्टेंट चीजों को उतारते जाएंगे, और फिर उससे संबंधित जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप अपना अवलोकन स्वयं करेंगे कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने आप को एग्जाम के लिए काफी मजबूत बना लेंगे और 90+ मार्क ला सकते हैं, और आप अपने क्लास और सारे बच्चों से भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, इन्हीं वाक्यों के साथ अब हम प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें बच्चों आप एक कॉपी बना लीजिएगा। अभी पहले ही वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आप एक कॉपी ऐसा बनाइएगा ना जो ज्यादा वो मोटी रहे और ना ही ज्यादा पतली रहे, वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखना है, बस उतना आ जाए आपके सिलेबस में जितना सारा है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। क्यों? क्योंकि वही आप एग्जाम के टाइम में रिविजन करके और आप परीक्षा में बैठेंगे, देखिएगा बहुत बेस्ट करके आएंगे। तो आइए बच्चों, हम ये शुरू करते हैं हिंदी साहित्य की परंपरा कैसे हुई। ये देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परंपरा है, कैसे क्या कहते हैं, शुरुआत हुई बच्चों। तो आइए पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा बच्चों अत्यधिक प्राचीन है, बहुत पहले की बात है, बहुत ज्यादा समय की बात है, जिसे भिन्न भिन्न साहित्य इतिहास लेखकों ने भिन्न भिन्न पद्धतियों से लिखा है। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जो लेखक थे, साहित्यकार थे, उन्होंने अलग अलग तरीकों से लिखा है, जिसका वर्णन क्रम के अनुसार, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से 1 by 1 करके दिया हुआ है। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे जिससे आपको समझने में और आसानी हो। देखिए, ये जो पहले जो जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने हिंदी साहित्य की परंपरा की शुरुआत की बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही विदेश के रहे हों, लेकिन कम से कम इन्होंने शुरुआत तो की, कुछ लिखने, अपने जीवन में इतिहास में होने वाली प्रक्रिया को लिखकर एक बुक, एक किताब तैयार करने की जो परंपरा शुरुआत की, वो यही है बच्चों, गारसा दातासी। इन्होंने इस्तवार दला लितेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में है बच्चों। ये 1839 के समय का है। इसमें 2 बार प्रकाशन इन्होंने किया था, एक तो 1839 में और दूसरा प्रकाशन 1847 में, इसलिए 2 डेट लिखा हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद बच्चों, चूंकि ये विदेशी थे, तो इनसे अब ये हमारे देश के बारे में कितना जान पाएंगे,
आप आइडिया लगाइए, आप कोई विदेशी व्यक्ति से, वो भी पत्राचार से व्यवहार करें, ना कि वो प्रत्यक्ष आपके यहाँ आए हों, आपके यहाँ रहे हों कुछ सालों समय तक। ऐसा कुछ, सिर्फ पत्राचार से वो आपके देश के बारे में कितना जान पाएंगे। तो जो पत्राचार जैसे पत्रों के माध्यम से जो व्यवहार होता था आपसी में लेखकों का, तो उसके बाद माध्यम से उनको जितनी जानकारी मिली उस हिसाब से उन्होंने लिखा। चूंकि वो फ्रेंच भाषा में था तो अपने भारत के लोग तो वैसे भी कुछ उससे अनजान ही रहे, तो वो इससे जागरूक नहीं हो पाए। फिर दूसरे नंबर पे आए बच्चों आपके शिव सिंह सरोज, जो पहले भारतीय माने हैं, मतलब पहले भारतीय हैं ये, जो शिव सिंह सरोज हैं। और इन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा। इन्होंने क्या लिखा? शिव सिंह सरोज लिखा। ये कौन थे? शिव सिंह शंकर थे। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कौन लेखक है और कौन रचना का मतलब रचना है। तो ये रचना बच्चों ये है शिव सिंह सरोज। ये 1883 में इन्होंने लिखा था। कौन थे ये? शिव सिंह सेंगर थे, राजस्थान के रहने वाले थे बच्चों। अब आइए उसके बाद इन्होंने तो सिर्फ लिखा ऐसे, मतलब इन्होंने अपने, अब समझ लीजिए भारत में इन्होंने शुरुआत किया, बस इतना सा है इनकी खासियत कि इन्होंने भारत में और हिंदी भाषा में इन्होंने शुरुआत की लेखन लिखने की, इतिहास की। लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीके से विधिवत अच्छे से लिखा जिन्होंने, वो थे आपके बच्चों ये जॉर्ज ग्रियर्सन। नाम तो लग रहा है अंग्रेज हैं और अंग्रेज ही थे, लेकिन इन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से इस द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा। और इसको इन्होंने 11 भागों में लिखा। ये हम विस्तार में ऐसे चर्चा करते हुए इसलिए चल रहे हैं कि चीजें काफी समय तक आपके दिमाग में बैठे रहें। जब आप बड़े हो जाएं, कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करें, तो आपको ये सारी चीजें सुना सुनाया लगे आपको कि हाँ हमने पहले कभी पढ़ा है। तो आइए बच्चों देखिए, मिस्र बंधु विनोद आ जाते हैं आपके। अब दूसरे नंबर पे ये बहुत प्रसिद्ध हैं बच्चों। इनके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद ये मिस्र बंधु विनोद हैं। मिस्र बंधु विनोद बच्चों ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ऐसे 3 लोग थे। तो इन्होंने 1913 में प्रथम 3 भागों में 1913 में इन्होंने, और एक 1934 में, चौथा भाग इन्होंने 1934 में तैयार किया मिस्र बंधु ने। फिर आइए बच्चों अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये हमको छोटा करना था। देखिए सभी के नाम लिखे हुए हैं जो हम अभी बोल रहे थे आपसे, वो सभी के नाम देखिए। ये गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। आगे बच्चों देखिए, ये हिंदी साहित्य इतिहास वर्ष 1929 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई। क्या हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये 1929 में, कब? 1929 में किसके द्वारा प्रकाशित हुई? जैसे आजकल प्रेस नहीं होता है बच्चों, अखबार जो हमारा आता है पेपर, वो कहीं किसी प्रेस में ही तो बनता है। तो पहले उस समय एक ऐसे नाम दिया रहता था सभा करके, हिंदी प्रचारणी सभा। इसके द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया गया। और ये किताब बच्चों, इस किताब को प्रकाशित किया गया, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित था। किसके भूमिका के रूप में? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इस हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकाशित किया गया। कहाँ से? तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को किसके द्वारा ये लिखा है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है बच्चों, और 1929 में प्रकाशित हुआ। आप इसको डिटेल में मतलब पढ़ते जाइए, आपको इसको उतारना नहीं है, ये आप सुनते जाइएगा, 2 से 3 बार वीडियो सुन लीजिएगा, आपको याद रहेगा। सिर्फ जब हम इससे रिलेटिव क्वेश्चन को करवाएंगे तो वहां जो इम्पोर्टेंट बताएंगे आप उसको उतारते जाइएगा। और चीजें तब आपको, अभी जब क्वेश्चन करेंगे 2-4 क्लास के बाद, तब आपको चीजें और क्लियर होंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे। फिर आइए बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, अब आप थोड़ा सा और अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल के बाद। इन्होंने 3 किताबें, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1962 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा। फिर आए बच्चों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है, इसको सबसे पहले रामकुमार वर्मा ने लिखा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1938 में लिखा था। फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा था, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था बच्चों हिंदी साहित्य का इतिहास। सिर्फ
हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया था। फिर आइए बच्चों, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था 1986 में। फिर आइए बच्चों, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यहाँ पर दूसरा से अलग हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1996 में लिखा। और फिर हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल रसाल ने लिखा। देखिए बच्चों, यहाँ पर कई जगह आपने सुना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ये देखिए यहाँ पर फिर ऊपर आपने रामचंद्र शुक्ल को भी पढ़ा, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बच्चों अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किस लेखक का है, तो आप इसमें लेखक तो आप बता लेंगे, लेकिन सिर्फ लेखक दिए हूं और तो कैसे क्लियर करेंगे, तब आप इसके सन के हिसाब से क्लियर करेंगे। लेकिन इतना गहराई से आपके एग्जाम में हमारी समझ से नहीं पूछेगा। अब आइए बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं फिर से। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा की शुरुआत कैसे कैसे हुई। सबसे पहले तो आपके देखिए, अब समझाते चलते हैं, एक बार रिवाइज कराते। गर्सद अतासी ने, जो कि फ्रेंच अर्थात विदेशी इतिहासकार थे, इन्होंने लिखा। फिर अपने भारत में शुरू किया है शिव सिंह सेंगर ने। फिर उनके बाद व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से जॉर्ज ग्रियर्सन ने शुरू किया। फिर आते हैं मिश्र बंधु, जो भी बहुत मशहूर है, बहुत सारे कई लेखकों के जीवन के बारे में इन्होंने एक पुस्तक में, 2-3-4 पुस्तकों में लिखा। फिर इनके बाद आते हैं रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक क्या कहते हैं, एक सभा बनाते हैं, मतलब एक पत्र आप कह लीजिए, प्रेस। वर्तमान के समय में प्रेस होता है, जहां से चीजें, किताब और कहानियां, सारी चीजें जो लिखते हैं लेखक लोग, वहां से प्रकाशित होता है। क्यों? आम जनता के लिए, आम पब्लिक को पढ़ने के लिए। फिर इनके बाद आते हैं, अब देखिए 6ठे नंबर पे आपके आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 पुस्तक को लिखा इतिहास के विकास के क्षेत्र में। फिर इनके बाद आते हैं, अब अलग अलग देखिए, आलोचना भी लिखना प्रारंभ की। सबसे पहले आलोचना इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखना प्रारंभ किया। आलोचना क्या होता है बच्चों, हम आपको हिंदी साहित्य में आपको बताएंगे कि आलोचना क्या होता है। आलोचना ये होता है बच्चों, जैसे इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसी बुक को लिया, किसी लेखक के किताब को लिया और उसको खूब अच्छे से अध्ययन किया। फिर उसके बाद उस किताब की कमियों को भी इन्होंने अलग से बताया और उनमें अच्छाइयों को भी अलग से बताया। और पूरी चीजों को गहन अध्ययन करने के बाद में गुण और दोषों को अलग कर दिया। अलग करके बताते हुए जब कोई चीज कहा जाता है तो उसको आलोचना कहते हैं। और फिर देखिए बच्चों, अब ये 8वें नंबर पे इन्होंने विकास में अपना योगदान दिया। गणपत चंद्र गुप्त ने एक किताब लिख के, वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। फिर इनके बाद आए डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में लिखा। फिर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी आए, इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा चतुर्वेदी ने। और उसके बाद में फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप ने लिखा। फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य का दूसरा नंबर आया, क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह, दा से दूसरा, दाग से डॉक्टर बच्चन सिंह। फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर राम शंकर शर्मा शुक्ल रसाल ने शुरू किया। अब फिर आइए बच्चों, अब इनके बाद हम ये चीज जानते हैं कि जो सर्व प्रचलित काल विभाजन था, सर्वमान और मतलब काल, ये जो युग हैं, आदिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल, सारी चीजें, तो ये युगों का डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, इनका सबका अलग अलग अनुसार, अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने बुद्धि विवेक, अपने समझ के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार सभी कालों को अलग अलग सिस्टम से विभाजित किया। लेकिन उनमें से आपके एक रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो विभाजन किया कालों का, तो उसमें ये सर्वमान्य रहे रामचंद्र शुक्ल। इसीलिए इन्हीं के अकॉर्डिंग ये सब दिया हुआ है। ये सब जो दिया है ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय का विभाजन है। तो आइए बच्चों देखिए, ये आदिकाल 700 से 1400 तक, इसको आप धैर्य पूर्वक बस सुनते जाइए। सुनने पे मात्र पे फोकस कीजिएगा। देखिएगा बच्चों, जब इससे रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे तो आप बहुत खुशी खुशी से करके आएंगे और आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि चीजें आप पहले से समझ रहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को लिखेंगे, रिवाइज बीच बीच में करते रहेंगे और एग्जाम में सबसे अलग करके आएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बच्चों, बहुत सारी चीजें दी होती हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन से किस लेखक का है। अब जब हम चूंकि उनके बारे में डिटेल पहले से अच्छे से जाने रहते हैं, तब क्या होता है, जब हम उनसे रिलेटिव क्वेश्चन सामने देखते हैं तो हमारे सामने हर चीज क्लियर रहता है और गेस में हम सही टिक को, सही मतलब आंसर को टिक लगा के आते हैं।
तो अब आइए देखिए बच्चों, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, ये आदिकाल का विभाजन 700 से 1400 ईस्वी ये मानते हैं। फिर इसमें आता है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, ये 1400 से 1700 तक है। और उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल का उत्तरी भाग, मतलब उसके मध्यकाल के बाद का भाग उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतकाल भी कहते हैं, इसको 1700 से 1850 तक माना जाता है, क्योंकि 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है। और फिर 1850 से अब तक का हो जाता है आपका आधुनिक काल, और इसी में ये आधुनिक काल अलग अलग खंडों में विभाजित है बच्चों। ये आधुनिक काल, ये देखिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, और फिर नई कविता, इस तरह से अलग अलग डिवाइज है बच्चों। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र युग 1850, 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, फिर छायावाद युग 1900 से 18 से 1938, फिर प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग तो 1938 से 1953, फिर नई कविता नवलेखन युग वर्ष 1953 से अब तक का चल रहा है बच्चों। तो ये तो ऐसे डिवीजन दे दिया है। अब इसके आप नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसके विस्तार से हम इसके बारे में आपको डिटेल समझाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है बच्चों। तो इसको जो चीज आप समझ में नहीं आ रहा हो या आपको कोई अन्य सब टॉपिक भी समझना हो आपके सब्जेक्ट से रिलेटिव, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएं, तो हम उस पर विचार करते हुए उस पर भी क्लासेस बनाना प्रारंभ कर देंगे बच्चों। वैसे तो हम आज से आपका क्लास ही प्रारंभ कर रहे हैं। ये आपका पहला क्लास है जो कि गद्य है, और हम फिर साथ ही साथ आपको पद्य से रिलेटिव भी क्लासेस प्रोवाइड करना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम आप लोगों का हिंदी मजबूत हो और एग्जाम तक आपका सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट भी हो जाए और हम उसका रिवीजन भी कर पाए, समय हमारे पास बचे। तो आइए बच्चों, इस वाक्यों के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर इसमें कोई आपको है, मतलब कोई आपकी बातें हैं अपना कहना, तो आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं हमें। और फिर उसके बाद ये जो हमारा चैनल है बच्चों, लक्ष्य हिंदी क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको निरंतर अब वीडियो मिलते रहेंगे। रोजाना आपको हिंदी को एक अलग समय 1 से 1.5 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्लासेस पढ़ने रहेंगे, गद्य और पद्य दोनों हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद इसको अगर आपको पसंद आए बच्चों तो लाइक करें और दोस्तों में भी अपने शेयर करें। और इस पूरे क्लासेस को आपने हम ध्यान से हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद।